हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर नया एयरबेस बना रहा पाकिस्तान। पंजाब सीमा पर भारत के लिए बहुत बड़ी और नई टेंशन। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान के बलूच विद्रोह को भारत से जोड़ रहा है चीन। जिनपिंग की चालबाजी बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को दिया बहुत बड़ा संदेश, नहीं होनी चाहिए गलती, घायलों से की मुलाकात। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां केंद्र सरकार का अयोध्या रेलवे स्टेशन को लेकर सबसे बड़ा फैसला। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, अब इस नाम से जाने जाएंगे। तो एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, विस्तार से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हो और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर नया एयरबेस बना रहा पाकिस्तान। पंजाब सीमा पर भारत के लिए बढ़ा दी नई टेंशन। बता दें, पाकिस्तान अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर मुदरीके में नया एयरबेस बना रहा है। ये एयरबेस लाहौर के बिल्कुल पास स्थित है। इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। मुदरीके के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास होने से पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को भारत में दाखिल होने में 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। इतने कम समय में भारत के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान की चाल भारतीय सीमा के नजदीक कई एयरबेस बनाकर अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाना है। इससे पाकिस्तान को भारत को उलझाने की ताकत मिल जाएगी। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने एक ट्वीट में बताया कि मुदरीके में बन रहे पाकिस्तानी एयरबेस पर 40 मीटर X-23 मीटर आकार के 6 हैंगर बनाए गए हैं। इस एयरबेस के रनवे की लंबाई 1985 मीटर है। इससे इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों के अलावा मध्यम आकार के ट्रांसपोर्ट विमान भी आसानी से उतर सकते हैं। इस एयरबेस के जरिए पाकिस्तान भारत की सीमा पर अपने सैनिकों, गोला बारूद और दूसरे साजो सामान की डिलीवरी तेजी से कर सकता है और इसका इस्तेमाल लाहौर हवाई अड्डे के विकल्प के तौर पर भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का ये एयरबेस पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान यहाँ से टोही ड्रोन का संचालन भी कर सकता है, जो भारतीय सीमा की रेखी जैसे मिशन को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से हाल के वर्षों में कई घातक ड्रोन खरीदे हैं। इनमें बेरा, कट्टार, TB2 और अंकिसी ड्रोन शामिल है और ये ड्रोन हमले को भी अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान इस एयरबेस पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तैनात कर सकता है, जो अपने आसपास के बड़े क्षेत्र पर नजर रख सकती है। वास्तव में दोस्तों, अमृतसर से 60 किलोमीटर दूरी पर यह नया एयरबेस पाकिस्तान जो बना रहा है, वाकई में पंजाब सीमा पर भारत के लिए बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। लेकिन अगर आप भी मानते हैं हमारी भारतीय सेना और भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट चिपका के भी एयरबेस बना ले, उसके बावजूद भी भारत का बाल तक बागा नहीं कर सकता, तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को दे दिया बड़ा संदेश। कहा नहीं होनी चाहिए गलती, घायलों से भी की उन्होंने मुलाकात। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी गए। उन्होंने सैन्य हिरासत में 3 नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और सेना को संदेश दिया कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवानों की मौत हुई थी। रक्षा मंत्री जी ने मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने सेना से नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया और कहा कि सेना ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती जिससे किसी भारतीय नागरिक को ठेस पहुंचे। सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं भारत का रक्षा मंत्री और नागरिक होने के नाते सबसे पहले अपने शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवार के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो भी हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम होगा वो उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यानी कि भारतीय सेनाओं का ये बलिदान दोस्तों खाली जाने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल आप लोग भी शहीद हुए अपने उन जवानों को श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित कीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के बलूच विद्रोह को भारत से जोड़ रहा चीन। जिनपिंग की चालबाजी तो देखें, चीन ने पाकिस्तान के बलूच विद्रोह को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। चीनी सरकारी मीडिया के सवाल पर उसके विदेश मंत्रालय ने बलूच विद्रोह का संबंध भारत के साथ जोड़ने की नाकाम
तमाम कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत का नाम लिए बिना आतंकवाद के दोहरे मानदंडों पर जमकर ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, चीन ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन भी करार दिया, जिसका वो खुलकर समर्थन करता है। चीन ने हाफिज मोहम्मद सईद से लेकर साजिद, मीर अब्दुल रहमान मक्की, शाहिद मोहम्मद, तलहा सईद, मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ असगर, अलवी जैसे खूंखार आतंकवादियों का संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर खुलकर बचाव किया। चीन की सरकारी मीडिया चाइना डेली ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया कि कई विदेशी मीडिया ने बताया कि बलूच राष्ट्रीय सेना के कमांडर, जिसने खुद को पाकिस्तानी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने खुलासा किया कि भारत गुप्त रूप से बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है और बलूचिस्तान अलगाववादी ताकतों को वित्त पोषित कर रहा है। बलूच अधिकारियों ने कहा कि प्रांत में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के पीछे भारत का आतंकवादियों का समर्थन और इस्तेमाल मुख्य कारण है। आपको क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हमने प्रासंगिक रिपोर्टें देखी, आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है। चीन आतंकवाद के विरोध पर दोहरे मानकों का दृढ़ता से विरोध करता है। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा की कीमत पर आतंकवादी समूहों का समर्थन करना, उनका उपयोग करना और उन्हें अपने स्वार्थों के लिए पनपने देना किसी को लाभ नहीं पहुंचाता है और इसका उल्टा असर ही होगा। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए सभी देशों के प्रति और बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने का पक्षधर है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो भारत के खिलाफ ये बयान देकर बहुत बड़ी साजिश रची है चीन ने, जिसका भारत को भी माकूल जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूच विद्रोह को भारत से जोड़ने लगा है चीन और पूरी दुनिया में भारत की इमेज गिराने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। बहरहाल दोस्तों, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? चीन को बताइएगा जरूर एक भारतीय होने के नाते। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर जी, दिया पीएम मोदी जी का यह खास संदेश। यानी कि राष्ट्रपति पुतिन को जयशंकर जी ने सौंपी पीएम मोदी की चिट्ठी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें, रूस के 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जयशंकर जी ने अपने रूसी समकक्ष विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा कि मेड इन इंडिया के तहत दोनों देशों ने सैन्य उपकरणों के निर्माण पर सहमति जताई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और रशिया के संबंध प्रगाढ़ हैं, प्रोफाउंड है। द्विपक्षीय बैठक में वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर चर्चा की गई है। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य आपकी संबंधों को मजबूत करना है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बुधवार रात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के भारत रशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने पर भी बात की। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जयशंकर जी ने पीएम मोदी की चिट्ठी भी सौंपी। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान सुरक्षा, राजनीतिक समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक भारत रशिया का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वहीं सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर जी ने कहा कि मॉस्को में रहना हमेशा सुखद होता है। मैं आपसे सहमत हूं कि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत, बहुत अस्थिर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि दोनों देश विशेष रणनीतिक साझेदारी की जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। जी हाँ, रशिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हम भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। वहीं अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। भारत की मांग है कि दुनिया बदल गई है और संयुक्त राष्ट्र में भी बदलाव लाया जाना चाहिए। ऐसे में मॉस्को में जयशंकर के साथ बातचीत के बाद लावरोव ने खुलकर भारत का स्थायी समर्थन किया है, यानी स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। और रशिया चाहता है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसके लिए थैंक यू रशिया कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पूर्व मंत्री की पाकिस्तान में ही भारी बेइज्जती, धक्के मारते हुए लेकर गई है पुलिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया है। उन्हें धक्के मार कर ले जाते हुए देखा गया है। कुरैशी की बेइज्जती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी अपने पूर्व विदेश मंत्री के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी अदियाला जेल के बाहर कुरैशी को धक्का देते हुए देखे जा सकते हैं। ये वही शाह महमूद कुरैशी है जो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला करते थे। इन दोनों उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन बुधवार को उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें अदियाला जेल के बाहर फिर से गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन दोस्तों इन्होंने भारत पर वाकई में बहुत जहर उगले थे जब इनकी सरकार थी। एज अ विदेश मंत्री, एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने बहुत कुछ कहा है भारत को। दोस्तों ऐसे ऐसे जहर उगले हैं कि अगर हम आपको बताने लगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन जिस प्रकार से इनके साथ ये हरकत की गई है, वाकई में दोस्तों ये कहावत जो है वो सच होती दिखाई दे रही है कि हर किसी का समय आता है और किसी के लिए तुम गलत बोलोगे तो एक दिन गलत तुम्हारे साथ भी होगा, और वही चीज होती नजर आ रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन जंग में रशिया की ओर से लड़ रहे 100 नेपाली हुए लापता। जी हां दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद ने मंगलवार को दावा किया कि रूसी सेना में सेवाएं दे रही करीब 100 नेपाली लापता हैं। ये सभी यूक्रेनी सेना के खिलाफ चल रही लड़ाई में रशिया की तरफ से शामिल थे। नेपाल की समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति को दिए साक्षात्कार में सऊद ने कहा कि करीब 200 नेपाली वर्तमान में रूसी सेना में सेवाएं दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि काम, अध्ययन व यात्रा के लिए रूस गए लगभग 200 नेपाली युवा सेना में शामिल हो गए थे। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सरकार ने सेना में सेवा दे रहे नेपाली नागरिकों को लेकर रशिया के समक्ष चिंता जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संकेत दिया है कि उनके मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा उन्हें हटा दिया जाएगा। अपने नेतृत्व के सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को प्रचंड ने कहा कि जो लोग प्रदर्शन में कमजोर है उन्हें इस जगह पर नहीं बैठना चाहिए। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि हम असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रदर्शन कमजोर होने पर मैं किसी को माफ करने की स्थिति और मानसिकता में नहीं हूं। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां चीन सरकार के पूर्व अधिकारी की बड़ी चेतावनी, ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में युद्ध का बड़ा खतरा। जी हां, चीन सरकार के एक पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर ताइवान की सत्तारूढ़ स्वतंत्रता झुकाव वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार अगले महीने द्वीप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो क्रॉस स्ट्रेट तनाव शस्त्र युद्ध बढ़ने का जोखिम है। ताइवान मामलों के कार्यालय के पूर्व उपनिदेशक वांग जेंगसी की असामान्य रूप से कठोर चेतावनी तब आई जब बीजिंग ने 13 जनवरी को राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों से पहले स्वयं शासित द्वीप पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। सेवानिवृत्त मेजर जनरल वांग ने बीजिंग में एक कार्यक्रम में कहा कि ताइवान के चुनावों में काफी अनिश्चितता है, लेकिन एक बात निश्चित है, ताइवान की स्वतंत्रता का मतलब युद्ध है और ताइवान की स्वतंत्रता पर जोर देने से देर सबेर युद्ध होगा। अगली खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी चेतावनी, पश्चिम का पाकिस्तान बनने की खतरनाक राह पर बढ़ रहा है कनाडा। जी हां, ब्रिटिश एक्सपर्ट की कनाडा की शरण नीतियों को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा पश्चिम का पाकिस्तान बनने के खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। इस रिपोर्ट में ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादियों को शरण देने के पाकिस्तान के इतिहास की तुलना करते हुए कनाडा को जांच का सामना करना पड़ रहा है। चरमपंथियों को पनाह देने के लिए मशहूर देश पाकिस्तान से तुलना दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात शख्सियतों को उसकी सीमाओं के भीतर पनाह देने के हालिया आरोपों से महत्व देती है। ये समानताएं कनाडा की ओपन डोर नीति के अनपेक्षित परिणामों के बारे में सवाल उठाती हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों को अनजाने में आश्रय देने से रोकने के लिए देश की शरण प्रथाओं की सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता पर बल देता है। जी हां, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि आरसीएमपी का बड़ा दावा, बहुत जल्द हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की है उम्मीद। जी हां, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर को गोलियां मारी गई थी वे पुलिस की निगरानी में हैं। इस दौरान आरसीएमपी ने दावा किया है कि कुछ ही हफ्तों में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर को उस समय गोलियां मारी गई थी जब वो 18 जून को सरी में एक सिख मंदिर से बाहर आ रहे थे। निज्जर को कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उनका जीवन खतरे में है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ईरान के बहुत बड़े खेल का खुलासा, दुश्मनों को युद्ध में फंसाकर गुपचुप बना रहा परमाणु बम। जी हां, ईरान अपने दुश्मनों इजराइल और अमेरिका को युद्ध में फंसाकर गुपचुप परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जरूरी अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा दिया है। ईरान की इस चाल का खुलासा खुद संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी कर्ता एजेंसी ने किया है। ईरान वर्तमान में नटानजर कॉम्प्लेक्स में अपने पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र और फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में 60% तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है, जो हथियारों के लिए आवश्यक 90% का पहुंच रहा है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश बन जाएगा। जी हां, अगली खबर बता दें, कुर्दों का नरसंहार कर रहे एर्दोगन, हिटलर, नेतन्याहू का तुर्की के तानाशाह को ये कहते हुए करारा जवाब। दरअसल इजराइल गाजा युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बीच जुबानी जंग
शुरू हो गई। एर्दोगन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने एर्दोगन पर कुर्दों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इजरायल ने एर्दोगन की इस बयानबाजी के कारण तुर्की में रह रहे अपने सभी नागरिकों को तत्काल वापस लौटने का फरमान भी जारी किया था। तुर्की के तानाशाह के तौर पर प्रसिद्ध एर्दोगन को हमास का समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने हमास के कई बड़े आतंकवादियों को तुर्की में शरण भी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने बुधवार के भाषण में दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं है। उन्होंने गाजा पर इजरायल के हमलों की तुलना नाजियों द्वारा यहूदी लोगों के साथ किए गए व्यवहार से की है। अंकारा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए एर्दोगन ने इजरायल के लिए पश्चिमी समर्थन की आलोचना भी की। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच नौसेना में किया बहुत बड़ा बदलाव, हु होंग मिंग को बनाया नया चीफ। जी हां, चीन ने दक्षिण चीन सागर में तनाव और ताइवान विवाद के बीच नौसेना में बड़ा बदलाव किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 नौसैनिक अधिकारियों को पदोन्नत किया और उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे। चीन ने हु होंगमिन को नौसेना के नया चीफ तैनात किया है। जिनपिंग की मौजूदगी में नौसेना के नए प्रमुख हु होंगमिन को यह पद सौंपा गया। पदोन्नत अधिकारियों में दूसरे अधिकारी दक्षिणी थिएटर कमांड के राजनीतिक कमिश्नर वांग वेन क्वान शामिल हैं। हु एक पनडुब्बी विशेषज्ञ थे। उनके पास समुद्री क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और वे नौसेना के पहले वैश्विक मिशन सहित कई अभ्यासों में शामिल हुए हैं। अगली खबर बता दें, दूतावास के सामने धमाके के बाद अलर्ट पर इजराइल भारत में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया और संदेह व्यक्त किया कि मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम एक विस्फोट हुआ और घटना स्थल से इजरायली राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। विस्फोट के संबंध में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाई नीर ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शाम करीब 5:48 पर दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीम अब भी स्थिति की जांच कर रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यात्रा परामर्श इसी घटना के मद्देनजर जारी किया है। इजरायली नागरिकों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने तथा ऐसे स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है जो यहूदियों या इजरायलियों से किसी प्रकार से जुड़े हों। अगली खबर बता दें, पीएम हसीना ने स्मार्ट बांग्लादेश बनाने का किया दावा। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में किए ये वादे। जी हां, बांग्लादेश में अगले वर्ष जनवरी में आम चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। तमाम राजनीतिक दल रैली सभाओं के जरिए बांग्लादेश के नागरिकों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में शेख हसीना की पार्टी ने स्मार्ट बांग्लादेश बनाने का वादा किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के साथ आवामी लीग का घोषणा पत्र जारी करते हुए शेख हसीना ने कहा कि आइए एक बार फिर हमें आवामी लीग के चुनावी चिन्ह पर वोट देकर आपकी सेवा करने की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दें और हम आपको विकास, शांति और समृद्धि देंगे। उस घोषणा पत्र में दोस्तों स्मार्ट बांग्लादेश बनाने पर भी फोकस किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नाटो में जल्द शामिल होगा स्वीडन। हट गया राह का ये सबसे बड़ा कांटा। जी हां, स्वीडन नाटो का सदस्य बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा हटने में करीब 1.5 साल का लंबा वक्त लग गया। तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए अपनी बोली को मंजूरी देने के लिए संसद में चर्चा की और विदेशी मामलों की समिति ने आखिरकार स्वीडन को हरी झंडी दिखाई दी। तुर्की संसद के विदेशी मामलों के आयोग ने उस बिड को मंजूरी दे दी है जिसमें अंकारा ने स्टॉकहोम से सुरक्षा संबंधित रियायतों की मांग की थी। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और महिला जवानों की तैनाती। मोदी जी के अयोध्या दौरे से पहले भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर यूपी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मोदी के आगमन से पहले भारत नेपाल की खुली सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी गोरखपुर के उप महानिरीक्षक डीआईजी अखिलेश्वर सिंह ने पीटीआई को बताया कि इलाके में अवांछित तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। लोगों को सीमा पार करने की अनुमति देने से पहले उनकी पहचान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है। डीआईजी अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्य सड़कों के अलावा एसएसबी चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और महिला विंग की एक प्लाटून भी तैनात की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली और ठूठीबारी
सभी चौकियों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सिंह के मुताबिक इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पुलिस, स्थानीय खुफिया इकाई और खुफिया एजेंसियों को सीमा पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको इतना ही नहीं बता दें, बड़ी खबर, केंद्र का सबसे बड़ा फैसला, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अब इस नाम से जाना जाएगा। बता दें, अयोध्या एयरपोर्ट राम मंदिर उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने अयोध्या रेलवे स्टेशन को एक नया नाम दिया है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या पौराणिक लुक देने के प्रयासों में 30 दिसंबर को एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा, जब पीएम मोदी अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करने के लिए उतरेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग भी इस खुशी के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां सिर्फ नारेबाजी से लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस की ओर से भारत न्याय यात्रा शुरू किए जाने की घोषणा को महज नारेबाजी करार दिया और कहा कि इससे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने विकास को सभी तक पहुंचाकर यह सुनिश्चित किया है कि सभी को न्याय मिले। लेखी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते कई दशकों के दौरान अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाई, जिसके चलते लोगों को सामाजिक अन्याय सहित कई तरह के अन्य अन्याय झेलने पड़े। उन्होंने कहा कि बैंकिंग प्रणाली इस अन्याय का एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि एनपीए के लिए गैर जिम्मेदार लोगों को व्यक्तिगत संबंधों के कारण बैंक ऋण दिया गया था, जबकि मोदी ने करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोलकर उन्हें वित्तीय प्रणाली में शामिल करके सामाजिक न्याय की नींव रखी है। अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर कार्ड अब सस्ती दरों पर बेचेगी चावल। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लग गए हैं। इस बीच मोदी सरकार ने जनता को लुभाते हुए मास्टर कार्ड पेश किया है, जिसके तहत अब नए साल पर आम आदमी को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने की योजना है। मोदी सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए 25 रुपए किलो के भाव से चावल देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार भारत राइस के नाम से यह चावल आम जनता को उपलब्ध कराएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि चावल में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। सरकार पहले से ही इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती आई है। अगली खबर आपको बता दें, पीएफ निकासी को लेकर बड़ा अपडेट, कोरोना काल से मिल रही है यह सुविधा अब हुई बंद। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएफओ ने कोविड-19 में शुरू की गई एक बड़ी सुविधा बंद कर दी है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट को फ्रीज करने और डीफ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की है। यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड-19 एडवांस्ड मनी निकालने की सुविधा दी थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। यानी कि उसके तहत आप ईपीएफओ के मेंबर्स पैसों की जरूरत होने पर कोविड एडवांस के तौर पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता था, लेकिन अब ये सुविधा बंद कर दी गई है। जी हां दोस्तों, बहरहाल ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।